हाँ, आज अगर इस न्यूज पॉइंट में चर्चा करें और दो लोगों का नाम लेना हो तो इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नाम नजर नहीं आएगा आपको, क्योंकि इन दोनों के कारण आज मोदी बुरी तरह फंस गए। एक तरफ संसद में विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर लिया और उधर सुप्रीम कोर्ट में वकील बनकर पहुंची ममता बनर्जी ने एसआईआर पर अपनी दलीलें पेश कर बीजेपी को फंसा दिया। अपने चारों तरफ घेरा बढ़ता देखकर शायद नरेंद्र मोदी इतने घबराए कि संसद ही नहीं आए। 5 बजे संसद में उनको बोलना था, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखनी थी। वैसे राहुल गांधी ने पहले ही बता दिया था कि मोदी नहीं आएंगे, क्योंकि राहुल के हाथ में वो किताब थी जिससे नरेंद्र मोदी डरे हुए थे। आइए जरा सुन लेते हैं, ये राहुल गांधी की जुबानी है कि नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे क्योंकि राहुल गांधी के हाथ में वो किताब है जिससे नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। सुनिए जरा राहुल गांधी को। ये सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। Speaker has said that this book does not exist. Government has said this book does not exist. Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Narawane's book. नारावने जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। राइट? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गई हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं। राइट? ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवाने जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन। मैं बिल्कुल अकेला था। आई वॉज अबैंडन्ड by the entire establishment. This is what they are scared of me saying. करना क्या चाहिए था? प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए था सर? राहुल जी पीएम को क्या करना चाहिए था? I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it. And उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। Thank you. तो सुन रहे थे आप, यहां राहुल गांधी ने सदन के बाहर सरकार की पोल खोलकर रख दी। जिस किताब को अप्रकाशित बताया गया था, पब्लिश नहीं बताया गया था, उसे राहुल गांधी लेकर आ गए आज। और मोदी को शायद यही डर हो कि राहुल गांधी सचमुच उन्हें वो किताब पकड़ा दें तो फिर वो क्या करेंगे। क्योंकि राहुल गांधी ने भी, आपने सुन लिया कि कह दिया कि अगर वो आएंगे तो मैं उनके हाथ में ये किताब दूंगा, पर्सनली जाकर उनको ये किताब दूंगा। और राहुल गांधी को आप याद कीजिए, जब परसों राहुल गांधी बोलना उन्होंने शुरुआत की थी बोलने की और इस किताब का जिक्र किया था, तो राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री कहे जो किताब है ही नहीं,
प्रकाशित ही नहीं हुआ है, जिस किताब का प्रकाशन ही नहीं हुआ उस किताब को आप कैसे यहां कोट कर सकते हैं? उस दिन राहुल गांधी के हाथ में यह किताब नहीं थी, लेकिन कारवां मैगजीन के वो सारे अंश थे जिसमें ये सारी बातें लिखी गई हैं। और अब आज राहुल गांधी इस किताब को लेकर चले आए और उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं, मैं इस किताब को नरेंद्र मोदी के हाथ में देने के लिए तैयार हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी को आना था 5 बजे और वो नहीं आए। आज नरेंद्र मोदी को बोलना था संसद में। मोदी को शायद यही डर हो कि कहीं राहुल गांधी सचमुच उन्हें वो किताब पकड़ा दें तो फिर वो क्या करेंगे। वैसे भी मोदी का डर अब देश के सामने खुल ही चुका है दोस्तों। आज अपने डर को दबाने के लिए बीजेपी ने फिर नेहरू पर वार करने वाला दांव चला, जिसे प्रियंका गांधी ने सनक बताया है। आइए जरा सुनिए प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं, सुन लीजिए जरा। एक सबसे पहले स्पष्ट ये होना चाहिए कि निशिकांत दुबे जी तभी उठते हैं जब सरकार की इजाजत होती है, जब सरकार कहती है कि जाओ हाउस को डिसरप्ट करो। 0 आवर बैलेट पे आता है, आप देखिए उनका हर रोज 0 आवर आ जाता है। हम मांगते मांगते बैठे रहते हैं, हमारा नहीं आता है। तो जब सरकार चाहती है कि कुछ डिसरप्शन करना है तो वो उनको उठाते हैं। अब आप बताइए, अगर एलओपी को बोलने नहीं दिया, एलओपी को एक किताब जो प्रकाशित है, जो आज आपके सामने भी दिखाई है उन्होंने कि प्रकाशित किताब है, अमेज़न से खरीदी गई प्रकाशित किताब है, उससे कोट नहीं करने दे रहे। आप नियम कह रहे हो कि ये नियम का उल्लंघन है। तो अब ये महाराज उठे हैं और ये 6 किताबें सामने दिखा रहे हैं, उनमें से कोट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। इनका माइक चला जा रहा है। और किस लिए कराया गया? ये सरकार स्पष्ट दिखाना चाहती है कि इस संसद में सिर्फ उनकी चलती है। ये तो स्पीकर साहब का भी निरादर है, ये संसद का निरादर है, ये लोकतंत्र का निरादर है, ये इस देश की जनता का निरादर है। ये संसद, मैंने सुबह भी कहा, लोकतंत्र का मंदिर है। इसमें पूरे देश की आस्था जुड़ी है। इस संसद से एक एक हमारा जो नागरिक है उसकी आस्था जुड़ी हुई है। और आस्था किस चीज में है? लोकतंत्र में है, अपनी अभिव्यक्ति में, कि हर नागरिक की अभिव्यक्ति यहाँ पे होनी चाहिए। अब जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो खुद एक व्यक्ति नहीं है, वो एक प्रतिनिधि है पूरे विपक्ष का। मतलब कि जिसने वोट दिया इन सब सांसदों के लिए उनके प्रतिनिधि हैं। आप उनका मुंह बंद करना चाहते हो। वो एक किताब से कोट कर रहे हैं, आप उस किताब से कोट नहीं करने दे रहे। और कोई सरकार किसी को रोज रोज खड़ा कर देगी और वो तमाम फिजूल की बातें ऐसी, फिर वही नेहरू की बातें, फिर नेहरू। सनक है ये। और सनक इसलिए है कि आप देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अब देश का ध्यान कहाँ गया है। वो जो जनरल साहब है उन्होंने जो कहा आपकी लीडरशिप के बारे में कि चीनी टैंक हमारे सरहद पे खड़े हुए हैं और यहाँ 2 घंटे लगा रहे हैं हमारी लीडर की क्या निर्णय लेना है। और अंत में और वहाँ जनरल साहब इंतजार कर रहे हैं कि कोई निर्णय आएगा, और 2 घंटे बाद निर्णय क्या आता है कि आप खुद ही निर्णय ले लो। और फिर ये लोग बात करते हैं इंदिरा गांधी जी का, ये लोग बात करते हैं इतिहास का। इंदिरा गांधी जी कभी पीछे हटी निर्णय लेने से? कभी पीछे हटी? पाकिस्तान के 2 टुकड़े कैसे किए? अपने कमरे में दुबक के कि हम निर्णय नहीं लेंगे, आप ले लीजिए। ऐसे नहीं होती है लीडरशिप, नेतृत्व ऐसे नहीं होता है, देश ऐसे नहीं चलता है। और तो यहां प्रियंका गांधी साफ साफ कह रही हैं कि लीडरशिप क्या होती है, नेतृत्व क्या होता है। यह बात यहां प्रियंका गांधी ने बता दी और इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर समझा दी उन्होंने। वैसे आज नेतृत्व की ऐसी ही मिसाल ममता बनर्जी ने भी पेश की है। थोड़ा सा संसद से बाहर सुप्रीम कोर्ट की ओर, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे शुरुआत में इधर आप देखिए एक तस्वीर दिखाई दे रही है, ये है ममता बनर्जी की तस्वीर। ममता बनर्जी आज वकीलों की टोली में शामिल। ममता बनर्जी के जुझारू तेवर तो सब जानते हैं, लेकिन आज उन्होंने वकील बनकर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ अपनी दलीलें पेश की, उसने एक नया इतिहास आज रच दिया है। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने अपनी दलील खत्म करते हुए लोकतंत्र बचा लीजिए की जो अपील माननीय न्यायालय से की, उसमें मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। ममता बनर्जी ने साफ यही कहा कि मिलॉर्ड, सर कह रही थी वो, सर प्लीज हमारे लोकतंत्र को बचा लीजिए। आइए जरा सुनिए एक छोटी सी बाइट
ममता बनर्जी वकील के रूप में अपनी दलीलें पेश करते हुए, आप लोगों में से बहुत सारे साथी दिन में जब हम लाइव कर रहे थे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा था इसको आप लोगों ने देखा है, लेकिन यहां बहुत महत्वपूर्ण है, आज दिन भर के घटनाक्रम पर अगर नजर डालें तो ममता बनर्जी की आज की इस बाइट को सुनना भी बहुत जरूरी है। सुनिए जरा। With this permission, sir, only one thing, sir. Your point we have well taken. Sir, it depends on some district, some states, sir. We have suppose 44 district. We have 23 district. Now SDM is depends on the district wise. Now whatever we have the strength, we have included all. Alright. We are cooperating to them Are you all. prepared- are you Micro. prepared to provide class to group? Yes, we have given, sir. Whatever they ask, Alright. we have given. But they are telling All right. Please. what I don't believe. I think we will be able to find out a practical solution. Very well. On Monday when we take up this matter, we are granting them 2 days time to have instructions based upon these all the notes and information which you have gathered. Very well. And you also on Monday, please give us the list of the Group B officers which you are in a position to spare Yes. and to provide to them for their Furnish it in assistance. advance. So that And your lordships may list that matter also because there is direct bearing on that. ICT There is an atmosphere of hostility, election commission says. And it contains all our communications to the but government, with written trying for communication help. issued contemporaneous. issue notice. Manoj, I have one apprehension, that's all I have. I don't want Mr. Dwivedi coming on Monday and saying now we have finished 1.2 crore hearings as a figment of his. It's all right. Numbers. We are entitled to our defense. Correct, that's what you say. That's an ongoing exercise that will continue. Sir, only my last submission, sir. Sir, what about they have only first phase 58 lakhs deleted. They didn't have any scope to appeal even Form 6. Number 2, the second phase, 1 crore 30 lakhs. Only my request would be, whatever the system is maintaining the other state, they are only targeting Bengal. Only for Bengal they appointed these micro observers. Not the forum, Millet. Yes, for to bulldoze the West Bengal people. Sir, my humble submission will be, sir, the logical discrepancy case not to be deleted, and there should be, as it is, it should be cleared by the DO and the ERO, not with the micro observer, not with the role observers. Millet, they as well see your lordship's directions at the last occasions. So give us the list of the officers whom you can spare. Yes. Whom you can spare. Yes. Probably, once the officers are made available. Yes. Then micro observer will not be required. Not be necessary, absolutely. Millet will Yes. Yes, You absolutely. can do it. whatever the And on role they Monday are itself, we are taking up the matter on Monday. Meanwhile, they will also get instructions and you also give us that list. Very well. Mr. Diwan, please ask your junior to give Yes. complete set of paper book. Of course. In both matters, we'll. Both matters. And in Mr. Gopal's matter, To item very- 37. they were Yes. very learned in Sir, with my humble regards, I convey my great regards, personal fame. and I will just tell, save democracy. 1 minute, madam. Joy Save was democracy. तो देख लिया आपने, हाथ जोड़कर इन्होंने अंबल रिगार्ड से यहां पर साफ साफ कहते हुए कि आप सेव कर लीजिए इस डेमोक्रेसी को। ममता बनर्जी ने कहा है कि न्याय बंद कमरों के पीछे हो रहा है, हम कहीं से न्याय नहीं पा रहे हैं। मैंने चुनाव आयोग को 6 बार पत्र लिखा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग बंगाल को निशाना बना रहा है। यह चुनाव आयोग नहीं बल्कि व्हाट्सएप कमीशन है। SIR को सिर्फ नाम हटाने का हथियार बनाया जा रहा है, न कि सही जांच का। उन्होंने 24 वर्षों के बाद लागू की गई इस तत्कालिकता पर भी चिंता जताई कि आखिर आनन फानन में आप ये क्यों कर रहे हैं, जिसे फसल कटाई के मौसम और प्रवासन के चरम समय के दौरान जब यहां से लोग दूसरी जगह जाते हैं, यानी माइग्रेट करते हैं, इस राज्य से दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं, और उसके अलावा फसल कटाई की बात है, उस समय आप 3 महीने के दौरान जल्दबाजी में पूरा क्यों करवाना चाहते हैं SIR को, और इसके लिए मानवीय नुकसान को भी दर्ज किया गया है जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। BLO सदस्यों की मौतें और बड़े पैमाने पर अस्पताल में भर्ती होना शामिल है इसमें। ममता बनर्जी ने यह भी बताया आज कि SIR के पहले चरण में ही लगभग 58 लाख लोगों के नामों को काट दिया गया। क्यों? क्योंकि बताया गया ये मृत हैं, इनको मृत घोषित कर दिया गया। कई महिलाओं के नाम हटाए गए हैं जिससे यह प्रक्रिया महिला विरोधी लग रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। चुनाव आयोग 10 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है कि हम दाखिल कर देंगे। सोमवार को यानी 9 फरवरी को इस पर सुनवाई होगी दोबारा। अब आगे इसमें क्या फैसला आता है ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन आज ममता बनर्जी ने बीजेपी को समझा दिया कि बिहार जैसा खेल वो बंगाल में नहीं कर पाएगी। इससे पहले ज्ञानेश कुमार को भी ममता बनर्जी ने जिस तरह से घेरा है, उसके बाद बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है। ममता बनर्जी की दलीलों पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, जरा उनको भी सुन लीजिए। लेते हैं यहां पे, जरा सुनिए अखिलेश यादव को। अरे किसानों की बर्बादी की शुरुआत अगर किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी ने। फिर ममता बनर्जी ने SIR को लेकर मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदरणीय ममता बनर्जी की बहुत सारी बातों से सहमति करके और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इन चीजों पर विचार करें, और मुझे उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की काली करतूत की वजह से उन्हें काला कोट पहनना पड़ा, और हम तो जनता से कहेंगे, आज उन्होंने सदन में या कोर्ट में खड़े होकर बात की, जनता को भी अपने हक के लिए और अपने मतदान के हक के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक बार मतदाता का मत का अधिकार छिन गया तो अधिकार लगातार छिनते चले जाएंगे। जमीन का अधिकार छिनेगा, राशन का छिनेगा, आपकी विरासत का छिनेगा, आपकी नागरिकता का छिनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी केवल छीनने का काम करती है, कुछ देने का काम नहीं करती। राहुल गांधी जी लगातार तो आप सुन रहे थे यहां अखिलेश यादव ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए कि यहां बीजेपी के काले करतूतों के खिलाफ काले कोर्ट में यहां आज ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो गई। इन सब के अलावा अब फिर से आते हैं जरा इधर संसद की तरफ। संसद में सुप्रीम कोर्ट और संसद दोनों के बीच आज जो कुछ चला आपके सामने हम रख रहे हैं। संसद में आज अपर हाउस यानी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी की सरकार को ट्रेड डील, अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील है, किसानों की बदहाली, अमीरी गरीबी के बीच बढ़ता फासला, संसदीय परंपराओं का अपमान जैसे कई मुद्दों पर राज्यसभा में बुरी तरह घेरा है मोदी सरकार को, और साथ ही बताया है कि बीजेपी को हारने की अब जरूरत क्यों है। जरा सुनिए, साफ साफ कह रहे हैं यहां मल्लिकार्जुन खड़गे कि बीजेपी को अब हारने की जरूरत है। सुनिए जरा। आपकी नफरतें बताती है, आपकी नफरतें बताती है कि आपको प्यार की जरूरत है। आपकी नफरतें बताती हैं कि आपको प्यार की जरूरत है। जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें, जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें, आपको एक हार की जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय। तो सुन लिया आपने, जय हिंद जय संविधान कहते हुए ये बैठ गए, लेकिन उससे पहले इन्होंने यही कहा कि आपकी नफरतें बताती हैं कि आपको प्यार की जरूरत है। आपकी नफरतें बताती हैं कि आपको प्यार की जरूरत है। जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें, आपको एक हार की जरूरत है। तो दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट एक तरफ और दूसरी तरफ ये संसद, जहां देश भर के चुने हुए प्रतिनिधि, देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले वहां कानून बनाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसी कानून का रखवाला है। लेकिन दोनों जगह जो चीजें चल रही हैं वो आपके सामने हैं। आइए, राहुल गांधी के हाथ में वो किताब, और उस किताब से क्यों भाग रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्यों भाग रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, उनके मंत्री क्यों भाग रहे हैं, इस पे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई बीजेपी का हारना अब जरूरी है, जैसे कह रहे हैं यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे, ताकि देश में प्यार, भाईचारा, अमन, लोकतंत्र और संविधान बचा रहे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या सचमुच डर गए हैं नरेंद्र मोदी? क्या राहुल गांधी के हाथ में किताब और उससे डर गए हैं नरेंद्र मोदी? राहुल और ममता की हुंकार से डर गए क्या नरेंद्र मोदी? चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ बड़े साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं, हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी, शकील अख्तर जी और प्रशांत टंडन जी, मुकेश कुमार सिंह साहब, तमाम साथी हमारे यहाँ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जोड़ने वाले हैं उनका भी। आंखों देखी शकील जी, क्या कुछ चल रहा था उधर संसद में? सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ सब कुछ आपके सामने वीडियो के जरिए हम रख चुके हैं, लेकिन संसद में बहुत सारी चीजें वीडियो के बाहर भी होती हैं, और शकील जी से बेहतर कौन बताएगा। शकील जी,
क्यों यहां पर नरेंद्र मोदी तो 5 बजे बोलने वाले थे, जवाब देने वाले थे आज अभिभाषण पर जो चर्चा हुई उस पे। बार हर चीज के लिए इनका दावा होता है पहली बार, दुनिया में कहीं कुछ नहीं हुआ, इन 12 साल में ही सब कुछ पहली बार हुआ। तो जनाब पहली बार यह हो गया कि सदन का नेता प्रधानमंत्री दिए हुए नियत समय पे राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जवाब नहीं दे पाया। भारत के इतिहास में, संसदीय इतिहास में पहली बार। पहले 4 बजे तय किया था, फिर 5 बजे आए, लेकिन 5 बजे भी प्रधानमंत्री आके राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब नहीं दे पाए। इस पहली बार के चक्कर में संसदीय लोकतंत्र का कितना नुकसान ये कर रहे हैं पता नहीं इनको मालूम है कि नहीं मालूम। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत सही कहा, लास्ट बोला, बिल्कुल अंतिम शब्द थे उनके, इन्हें एक हार की जरूरत है। नेता प्रतिपक्ष को भी पहली बार इतिहास में राष्ट्रपति के अभिभाषण पे नहीं बोलने दिया गया, और उन्हें नहीं बोलने दिया गया तो हर चीज का रिएक्शन होता है, नतीजा होता है। नतीजा यह हुआ कि खुद प्रधानमंत्री भी नहीं बोल पाए। राजीव जी, अभी अभी जब हम यहां बैठ रहे थे उससे पहले हमने चेक किया, अभी तक निशिकांत दुबे ने जो गालियां दी हैं, जो अश्लील अभद्र शब्द बोले हैं, उसे एक्सपंज नहीं किया है। जरा वो पूरा प्रकरण भी बता दीजिए, जो हमारे साथी नहीं जानते हैं उनको बता दीजिए कि आज निशिकांत दुबे ने किया क्या है। अभी तक उसको एक्सपंज नहीं किया है। जितना समय निशिकांत दुबे को सदन में दिया उससे कई गुना समय यहां पे मीडिया को, व्हाट्सएप के उनकी जो अपनी यूनिवर्सिटी है उसको दे रहे हैं कि जितना फैला सकते हो इस बात को फैला दो। जो जो शब्द निशिकांत दुबे ने कहे हैं वो हम नहीं दोहरा सकते यहां पे। वो असंसदीय से भी बहुत आगे हैं, संसद के बाहर भी वो कहीं नहीं बोले जाते हैं। हुआ ये कि सुबह से लोकसभा नहीं चल रही थी, 2 बजे, पहले 12 बजे तक हुई, फिर 2 बजे तक हुई। एक विपक्ष बहुत बड़ा बैनर लेके आया हुआ था, 2 बैनर थे उनके पास, उस पर लिखा हुआ था, वो शायद देख नहीं पाए होंगे, आप लोग नहीं दिखाया होगा, इन्होंने थोड़ा सा अंश कहीं दिख गया हो। जो उचित समझे वो करें। एक तरफ नरवाने जी का फोटो आर्मी चीफ का, और एक तरफ मोदी जी का फोटो। बहुत बड़े बैनर थे, आप समझ सकते हैं कि करीब 12-15 फीट की उनकी लंबाई होगी और 6 फीट वो चौड़े होंगे। तो दिखा रहे थे विपक्ष के लोग, पूरा विपक्ष एक था, टीएमसी, एसपी सब एक थे। और फिर तेनेट्टी साहब को, इनको स्पीकर साहब नहीं आए, इन्हें बुलाया, ये आए चेयर पे, उसी वक्त समझ गए थे लोग। और उससे पहले सब हम लोग देख ही रहे थे कि निशिकांत दुबे की टेबल पे किताबों का ढेर लगा हुआ है, और जगदम्बिका पाल उन्हें समझा रहे हैं, और भी 1-2 लोग उन्हें समझा रहे हैं। वो किताबों का ढेर देख के सबकी समझ में आ गया था क्या होने वाला है। और जैसे ही उन्होंने राष्ट्रपति के भाषण पे निशिकांत दुबे को बोलने के लिए कहा, उन्होंने गालियों की शुरुआत कर दी। ठीक वैसी ही गालियां जैसे रमेश विधुड़ी ने लोकसभा में दी थी। एक के बाद एक किताब उठाते थे, बताते थे, रखते थे, और उन्हें रोकने टोकने की चेयर की तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई। विपक्ष बहुत आक्रोश में, वेल में आ गया, पर्चे फेंकने लगा, यहां तक कि चेयर के ऊपर ही पर्चे फेंके उन्होंने। लेकिन निशिकांत दुबे को पूरी छूट दी गई, बोलते जाओ जो बोलना है। एक किताब उठाते थे, उसका नाम लेते थे, और गालियां नेहरू को, इंदिरा जी को, पूरे नेहरू गांधी परिवार को। बेहद शर्मनाक दृश्य था। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि काम पूरा हो गया है, सारी किताबें उन्होंने दिखा दी है, सब कुछ बोल दिए हैं, सारी कटिंग उन्होंने दिखा दी है, जो जो बोल रहा था, किताब में क्या लिखा है किसी को नहीं मालूम, नाम लेते थे किसी का भी, और गालियां शुरू हो जाते थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि सदन जो है 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाता। काम पूरा हो गया सरकार का। और अभी जो हम बता रहे हैं, अगर राहुल ने, जो परसों था, थोड़ी देर में ही आ गया था राहुल की बात, जिसमें राहुल ने कुछ भी नहीं कहा था, नरवाणे का नाम लिया था, वो एक्सपंज कर दिया था। कल केसी वेणुगोपाल का एक्सपंज कर दिया था।
2-3 दिन से रोज ये हो रहा है जी। और उसमें कहीं कुछ नहीं है। राहुल के मुंह से तो आज तक किसी ने गाली सुनी नहीं है, अभी तक उसको एक्सपंज नहीं किया गया है। और ये कौन सी संसदीय परंपरा है जब स्पीकर कहते हैं कि आप किताब को कोट नहीं कर सकते। राहुल एक किताब को कोट कर रहे थे, यहां उन्होंने हमारे ख्याल में 8, 10, 12 किताबें होंगी, उससे ज्यादा होंगी। क्लिपिंग अलग थी उनके पास। ये क्लिपिंग्स है, देखिए ना, क्लिपिंग्स है, पोस्टर्स है, सब दिखा रहे हैं। इनके लिए कुछ भी नहीं, इनके लिए कोई नियम कायदा नहीं, इनके लिए 349 नहीं है, इनके लिए नहीं है। ये सब कुछ दिखा रहे थे और पूरा कैमरा इन पे फोकस्ड था, पूरा कैमरा बार बार। जी शकील जी। दो अलग अलग हो जाते हैं। एक टीवी में देखना, वहां का वो सिलेक्टेड आइटम दिखा रहे होंगे यहाँ पे जी, और हम लोग जो है वहां पे अंदर का सारा दृश्य देख रहे थे जी। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। निशिकांत दुबे पे लोगों की निगाहें कम थी, विपक्ष में ज्यादा थी कि विपक्ष कितना आक्रोश में है, गुस्से में है। और फिर जैसे ही सदन स्थगित किया, आप ही चेयर पे बैठे हुए थे, कृष्णा प्रसाद तेनट्टी नाम है शायद इनका जी, प्रियंका के नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ पूरा विपक्ष इन्हीं के बगल से गुजरता हुआ सीधा लोकसभा अध्यक्ष के चेंबर में चला गया और वहां उन्होंने बहुत कड़ा प्रतिरोध किया। क्या भी क्या कर रहे हैं, बीजेपी के लोग भी घुस गए वहां पे जी। काफी आरोप प्रत्यारोप हुआ, गर्मा गर्मी का माहौल रहा वहां पे। लेकिन आज जो हुआ और जिस तरह ये देखिए जो कह रहे हैं, जरा इसको दिखा देते हैं, जरा इसको दिखा देते हैं, फुल दिखा देते हैं। बहुत छोटा, किसी ने सांसदों में से किसी ने इसको रिकॉर्ड किया है, बहुत छोटा है, 8 सेकंड का है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों साइड से बिल्कुल। और आप देखिए कि कैसे आराम से इस ढंग से बैठे हुए हैं लोकसभा अध्यक्ष। जरा इसको फुल स्क्रीन लेके आइए, जो आप कह रहे हैं इसको देखना जरूरी है। देखिए जब प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पूरे गए हैं, फुल स्क्रीन लेके आइए, बहुत महत्वपूर्ण है जो यहां शकील जी कह रहे हैं। आंखों देखी, बहुत कुछ हम लोग ऐसा है जो टेलीविजन पे नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब आप वहां मीडिया दीर्घा से, अगर आप प्रेस गैलरी से अगर देखेंगे, वहां बैठते हैं, तो बहुत कुछ आप अपनी आंखों से देख पाते हैं कि क्या चल रहा है, जिसका जिक्र यहां कर रहे हैं शकील जी। जरा देखिए, फुल स्क्रीन देखिए। तो देख रहे हैं शकील जी, वही वीडियो है जी। तो बहुत ही शर्मनाक दृश्य था आज। इस तरह सत्ता पक्ष को, पूर्व प्रधानमंत्रियों को गाली देने का मौका देना, क्या छवि बनेगी देश की, उन्हें इसकी चिंता नहीं है। लेकिन चाहे निशिकांत दुबे को वो ले आए, चाहे कुछ कर ले, अंत में वही हुआ जो राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, और प्रधानमंत्री नहीं आए। ये कोई अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री को आना चाहिए, जवाब देना चाहिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, लेकिन पहले आपने नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दिया और आज आपके साथ भी यही स्थिति हो गई। राहुल गांधी ने इससे पहले सदन के बाहर जो आपने वीडियो दिखाया वो सब कुछ कह दिया, और ये बैनर बाहर भी लगे हुए थे, जो उचित समझो वो करो। राहुल ने किताब दिखाते हुए सबसे पहले, जब राहुल बाहर आए, ये वीडियो थोड़ी देर बाद का है, उससे पहले एक छोटा और वीडियो है, राहुल ने बाहर आके सिर्फ एक वाक्य बोला था, जो उचित समझो वो करो, और बड़ा मीनिंगफुल था। उस समय ऐसा लगा कि राहुल, हालांकि ऐसा करते नहीं है, कि राहुल ये द्विअर्थी संवाद बोल गए। उन्होंने भी जैसे चैलेंज किया हो कि ले ये किताब लेके मैं आया हूं, जो उचित समझो मेरे खिलाफ भी करो। हालांकि वो कहा यह गया था कि नरवाणे से जो मोदी ने कहा था वो उसको बता रहे थे कि जो उचित समझो। और आज मतलब आश्चर्यजनक, और क्या हालत इन लोगों ने कर दी है, उसके क्या परिणाम हो रहे हैं। जो पोस्टर बैनर सदन के बाहर लगाए गए थे, उनमें विपक्ष एपेस्टीन का फोटो भी लगाए हुए था जी, मोदी जी के साथ एपेस्टीन का फोटो भी लगाया हुआ था। तो अब आप एपेस्टीन की बात, एपेस्टीन फाइल और ये सारी चीजें, नरवाणे जी की किताब कहां छुपेगी? आप कह रहे थे कि किताब है ही नहीं, और प्रियंका ने बताया कि अमेज़न से खरीदी है किताब। राहुल साथ में लेके आए थे, वो पेज पढ़ के सुना रहे थे जहां उन्होंने लिखा था। मतलब आर्मी चीफ देश का वो कह रहा है
कि मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला असहाय महसूस कर रहा था, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था। और आपने देखा होगा मीडिया किस तरह के बाद सवाल कर रहा था। तो पीएम क्या करते? ये पीएम से पूछना था भैया कि पीएम क्या करते। 3 घंटे आर्मी चीफ पूछता रहा कि क्या करना है। शकील जी, मीडिया वाले पूछ रहे हैं आप रहते तो क्या करते। राहुल गांधी, भाई राहुल गांधी पीएम नहीं है, प्रधानमंत्री। और दूसरे तो ये भी कह रहे हैं कि तो पीएम क्या करते, और कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आप रहते तो क्या करते। वही उसी का जवाब फिर प्रियंका गांधी ने दिया था। जो सवाल जो ये वाला था कि आप रहते तो क्या करते, उसी का जवाब प्रियंका गांधी ने दिया था कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था। निर्णय बंद कमरे में दुबक के नहीं लिया जाता है। 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के, वही उसका जवाब दिया था कि ये तो एक बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है कि हम होंगे तब बताएंगे कि हम होते तो क्या करते। लेकिन हमारी पार्टी के जो लोग थे, परिवार के तो नहीं कहना चाहिए, प्रियंका इस तरह के शब्द यूज नहीं करती हैं कि परिवार का है, लेकिन परिवार के भी थे जो डीएनए की बात करते हैं। तो वो किया था उन्होंने, फैसला लिया था। हेनरी किसिंगर निक्सन के मुंह पे कह के आई थी, उन्होंने कहा 7वां बेड़ा पहुंचा रहे हैं, इंदिरा ने कहा 8वां बेड़ा ही पहुंचा दो। लेकिन अब फैसला होगा, बांग्लादेश बनेगा। तो राहुल ने वो पेज पढ़ के सुनाया और 3-4 घंटे आर्मी के जनरल चीफ आर्मी चीफ पूछते रहे अलग अलग लोगों से। राजनाथ सिंह, सुरक्षा सलाहकार डोभाल जी, जयशंकर विदेश मंत्री, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, ऊपर पूछेंगे। वो 3 घंटे पहले जो आप बाद में आपने कहा कि जो उचित समझो वो करो, 3 घंटे पहले कर देते, कह देते जी। वो पूरा किताब में वर्णन है उसका, एक एक चीज का, कि किस तरह टैंक चले आ रहे हैं। और भारतीय सैनिकों की हालत उस समय गुस्से में, उनके हाथ बांध दिए आपने। वो देख रहे हैं कि चीन के टैंक चले आ रहे, साथ फौज भी थी, वो चली आ रही है आपकी तरफ, बढ़ती चली आ रही है, और आपसे कह रहे हैं कि फायर नहीं करो। बहुत ही शर्मनाक स्थिति थी। और वैसी ही शर्मनाक स्थिति आज निशिकांत दुबे ने वहां पेश कर दी है। सरकार तो क्या कहना चाहिए इसमें, लोकसभा स्पीकर ने, लोकसभा के चेयर ने न उन्हें रोका न टोका और पूरा बोलने का मौका दिया। और अभी आप देख लें शायद कि एक्सपंज अभी तक शायद किया नहीं है, अभी तक खबर नहीं आई कि एक्सपंज किया है। अभी तक नहीं है। मैं भी रात को जब करेंगे, और हो सकता है हम यहां भी गलत साबित हो जाएं, करे ही नहीं, बोल दे। बाद में कई चीजें बताई जा सकती है टेक्निकल तरीके से कि हमने उसी टाइम कह दिया था कि रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। कहां कहा था, क्या कहा था, किसी ने सुना नहीं है। सब में चर्चा थी, कहीं नहीं सुना किसी ने कि जा रहा है कि नहीं जा रहा रिकॉर्ड में जी। पूरा मौका दिया गया। तो अब बाद में बताएंगे हम खड़गे जी का भी अच्छा, बहुत अच्छा बोला था उन्होंने। बिल्कुल। फिलहाल तो ये है लोकसभा का जो आप पूछ रहे थे, तो लोकसभा का ये था। जी बिल्कुल, आपकी नफरतें बताती हैं कि आपको प्यार की ज़रूरत है, जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें, आपको एक हार की ज़रूरत है। डॉक्टर राकेश पाठक जी, ज़रा आपके पास आना चाहता हूं और आपसे समझूं कि क्या यहाँ राहुल गांधी जो कर रहे हैं, आज तो किताब लेके चले आए, अमेज़ोन पे किताब बिक चुकी है। राहुल गांधी कह रहे थे कि विदेश में भी किताबें बिक रही हैं। और नरेंद्र मोदी, पहले कल से ही खबर थी कि आज 4 बजे नरेंद्र मोदी का भाषण होगा, हम लोग भी तैयारी उसी हिसाब से करके बैठे हुए थे, मोदी जी का भाषण सुनेंगे। फिर आया नहीं, 5 बजे होगा, 5 बजे का इंतज़ार करते रहे। और शकील जी ने बाद में बताया कि नहीं, अब आज नहीं, बस ख़त्म, आज नहीं। लेकिन क्या यहाँ सचमुच, और निशिकांत दुबे जिस ढंग से आज उन्होंने भाषण दिया है और जितनी गंदे लहजे में, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने संसद की मर्यादा परंपराओं को तोड़ा है, इस पर सरकार क्यों नहीं कुछ कहती है? यहाँ चुप्पी क्यों? सरकार क्यों कुछ कहेगी राजीव जी? जो हो रहा है, निशिकांत दुबे ने जो कुछ पढ़ा है, सुनाया है, वो सब सरकार की मर्जी से ही तो हो रहा है। ये कैसे संभव है कि देश की संसद में, लोकसभा में, आजादी की लड़ाई में करीब करीब 10 साल जेल में रहे देश के पहले प्रधानमंत्री की चरित्र हत्या हो, जिन 2 प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया हो, उनके चरित्र पर कीचड़ उछाली जा रही हो, और फिर भी स्पीकर आसंदी उसे रोके नहीं।
न तो उनका माइक म्यूट किया जाए, न कैमरा उन पर से हटाया जाए, तो इसका अर्थ यह होता है कि सरकार खुद देश के दिवंगत प्रधानमंत्रियों की चरित्र हत्या के उपक्रम में लगी हुई है। दो बातें मैं जोड़ना चाहता हूं राजीव जी। किताबों की बात चल रही है तो सबसे पहले एक किताब का जिक्र कर दें। प्रोफेसर बलराज मधोक की आत्मकथा है जिंदगी का सफर। भगवान न करे कांग्रेस का कोई सांसद कल उस किताब को लेकर पहुंच जाए सदन में और उसके कुछ पन्ने पढ़ना शुरू कर दे। मैं उन पन्नों को भी पढ़ना नहीं चाहता हूं, सिर्फ हिंट कर देता हूं। उस आत्मकथा के तीसरे संस्करण के पेज नंबर 25 पर लिखा हुआ है, और वो जो कुछ लिखा है अगर सदन में किसी कांग्रेस नेता ने सुना दिया तो नरेंद्र मोदी सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी के कानों में से खून निकल पड़ेगा। किताब किसी कांग्रेसी ने नहीं लिखी है राजीव जी। प्रोफेसर बलराज मधोक जनसंघ के अध्यक्ष, और इस पेज नंबर 25 पर जो कुछ लिखा है वो अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख के बारे में है। दिल्ली में जनसंघ का दफ्तर था 30 राजेंद्र प्रसाद रोड। सिर्फ एक शब्द दोहरा देता हूं। प्रोफेसर बलराज मधोक को जगदीश प्रसाद माथुर जो दिल्ली के नेता थे, उन्होंने इत्तला दी कि 30 राजेंद्र प्रसाद मार्ग जो पार्टी का दफ्तर है उसे व्यभिचार का अड्डा बना लिया गया है। किन लोगों ने बनाया उन दो के नाम मैं शुरू में ले चुका हूं, दोहराना नहीं चाहता हूं। उनमें से एक हमारे ग्वालियर के सपूत हैं, 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि सदन में इस तरह की किताबों का उल्लेख हो। यद्यपि जिंदगी का सफर नाम की इस किताब को बाद में प्रतिबंधित कर दिया गया, फिर भी जरा सी कोशिश करने पर मिल जाएगी। अब सदन में बोलने को लेकर, किताब के हवाले से बोलने को लेकर राहुल गांधी को जिस तरह रोका और टोका गया, पहले कहा गया राजनाथ सिंह की तरफ से किताब छपी ही नहीं है, राहुल गांधी ने किताब भी लाकर दिखा दी। लेकिन राजीव जी, आपको मैं एक अद्भुत जानकारी साझा करना चाहता हूं। 6 फरवरी सन 2020 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेकिंग न्यूज नाम की एक वेबसाइट के हवाले से भाषण दिया। उस वेबसाइट का नाम ही है फेकिंग न्यूज। उसका डिस्क्लेमर है, उसकी उद्घोषणा है कि हमारी वेबसाइट पर सब कुछ फेक है। हम हास परिहास के लिए, कटाक्ष के लिए, सटायर के लिए फर्जी खबरें पेश करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने फेकिंग न्यूज वेबसाइट के हवाले से जम्मू कश्मीर के दो मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला पर आरोप लगाया था। पहले उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि धारा 370 हटेगी तो कश्मीर अलग हो जाएगा, टूट जाएगा भारत से। फिर उन्होंने फारूक अब्दुल्ला का नाम लेकर कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि 370 अगर हटा दी गई तो कश्मीर में तिरंगा फहराने वाला कोई नहीं मिलेगा, उसकी आजादी का रास्ता खुल जाएगा। ये दोनों ही बातें फेक थी। फेकिंग न्यूज वेबसाइट का ही नाम है राजीव जी। और देश का प्रधानमंत्री सदन में पड़ गया था। उस वक्त भी बहुत हंगामा हुआ था। नियमों का हवाला दे रहे हैं स्पीकर महोदय। 2020 में इसी आसंदी पर बैठकर कह रहे थे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसी भी विषय पर बात हो सकती है, और अगर सदस्य चाहें तो जिस विषय को जोड़ना चाहते हैं उस पर भी बात हो सकती है। उसी जिह्वा से, उसी जीभ से, उसी मुंह से, उसी कुर्सी पर बैठकर ओम बिरला अब ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इससे इतर कोई बात नहीं हो सकती। गजब का पाखंड है राजीव जी। मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी मक्कारी और पाखंड दुनिया में कहीं होगा। और इस कदर बेशर्मी है कि अपने ही कहे से कब मुकर जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं। अब बात प्रधानमंत्री के सदन में न आने की। देखिए, राहुल गांधी ने सुबह कह दिया था कि मैं तो उनको किताब गिफ्ट करूंगा, खुद चल कर जाऊंगा, फिजिकली उनको
भेंट करूंगा। राहुल गांधी एक बार सदन में पहले भी प्रधानमंत्री को गले लगाने की कोशिश कर चुके हैं। वे खुद को मोहब्बत का सिपाही कहते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। वे सदन से लेकर सड़क तक इसी आपसी सद्भाव की कोशिश में लगे रहते हैं, ऐसा उनका दावा है। हो सकता है आज भी वे जाते, किताब भेंट करते, नरेंद्र मोदी से गले मिलने की कोशिश करते। प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने लिखा है, वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। राहुल गांधी हो सकता है सदन में नरेंद्र मोदी के पास जाकर कहते कि इतनी नफरत में क्यों जी रहे हो, थोड़ा सा मोहब्बत से मुस्कुराकर जी लो, इस किताब के कुछ पन्ने पढ़ लो, इसका जवाब देते बने तो दे दो। असल दिक्कत यह है कि उस किताब में जो कुछ लिखा है उतना ही हिस्सा नहीं है डॉक्टर साहब, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। उस किताब में यह तक हिंट किया गया है कि कोई ना कोई है जो दिल्ली में बैठा था, जो चीन की सीमा पर इतने ज्यादा संकट के समय भी हाथ पर हाथ धरे बैठा था। कोई बैठा था जो फैसले नहीं ले रहा था। इस एक वाक्य में तो है ही, जो तुमको ठीक लगे सो करो हमारी बला से। उसमें इतना भी कह देते हमारी बला से राजनाथ सिंह, लगभग भावार्थ उसका यही था कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम्हारा सिर फूटे तो फूटे, ओखली में तुमको सिर देना है, प्रधानमंत्री को कोई लेना देना नहीं चीन की सीमा से। डर उनको इसी बात का है कि अगर राहुल गांधी अब प्रामाणिक किताब के हवाले से ये सारे तथ्य रख देंगे तो किस नियम किस कायदे से, संसद के दस्तावेजों में से, रिकॉर्ड में से आप इन बातों को हटा पाएंगे। हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा कि जब चीनी टैंक हमारी छाती पर चढ़े चले आ रहे थे तो देश का प्रधानमंत्री छुप कर बैठा हुआ था। डर इसी बात का है, इसलिए निशिकांत दुबे जैसे लोगों को सामने लाकर दिवंगत प्रधानमंत्रियों की चरित्र हत्या की जा रही है। लेकिन आज का दिन देश के संसदीय इतिहास का बेहद काला दिन था। दुनिया की किसी संसद में मुझे नहीं लगता जहां इस तरह का लोकतंत्र है वहां सत्ताधारी दल, विपक्ष के नेताओं और ऐसे लोगों जो उस देश की आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए, आजाद भारत की एकता के लिए शहीद हो गए, ऐसे प्रधानमंत्रियों पर इस तरह कीचड़ उछाला जाए, इस देश को इससे ज्यादा शर्मनाक दृश्य इससे पहले न कभी देखने को मिला है और भगवान न करे कभी मिले। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये एक काला, बेहद काला दिन आज का, और इस दिन को लेकर जितनी बातें हो रही हैं होंगी वो बहुत ही कम होंगी। जल्दी से प्रशांत जी, फिर सुनील जी, तमाम आप साथी आप सबके पास आता हूं। प्रशांत जी, सेकेंड राउंड में आएंगे तो ममता बनर्जी की भी बात हम करेंगे, लेकिन फर्स्ट राउंड में जो कुछ चल रहा है और उसमें भी निशिकांत दुबे को क्या स्पेशली यहां खड़ा किया गया। इस बीच राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट कर दिया है अपने दिन के ही उसको करते हुए कि मोदी डर गए। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उसमें कहा है साफ साफ कि जैसा मैंने कहा, पीएम मोदी संसद में नहीं आएंगे क्योंकि वो डरे हुए हैं और सच्चाई का सामना नहीं कर पाएंगे। मोदी जी डर गए सच्चाई से। राहुल गांधी ने मोर्चा खोल रखा है। प्रशांत जी। देखिए राजीव जी, जो राष्ट्रीय परिदृश्य है और वो ग्लोबल परिदृश्य है, टैरिफ भी है इसमें एप्स्टीन फाइल्स भी हैं, इसमें अडानी का केस भी है, इसमें नरवाने के खतरनाक खुलासे भी हैं। ये जो पूरा भारतीय राष्ट्र राज्य को लेकर एक परिदृश्य बन गया पिछले 48 घंटे में, उसमें निशिकांत दुबे तो बहुत छोटा किरदार है, एक गालीबाज सांसद है और वो यही करते रहते हैं। मैं उनके अलावा जरा बात करता हूँ। निशिकांत दुबे ने तो असल में अगर आप उसको गहराई से सोचेंगे तो उन्होंने ओम बिरला का मजाक उड़वा दिया। और मेरा वीडियो ठीक आ रहा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, बढ़िया जी। तो उन्होंने ओम बिरला का मजाक उड़ा दिया कि ओम बिरला ने व्यवस्था दी थी, आज वो 5 किताबें लेके चले आए। तो उन्होंने किसका मजाक उड़ाया? ओम बिरला का मजाक उड़वा दिया पूरे मीडिया में और जो भी देख रहा था उसको। अब जो आप देखिए कि
जनरल नरवाने जितना अकेले थे 31 अगस्त रात को 10:30 बजे, आज की तारीख में भारत के प्रधानमंत्री उतने ही अकेले हैं और बड़े बड़े आरोप लग गए। राहुल गांधी ने अगर कह दिया कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर, और उस कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड करने कोई नहीं आया सिवाय उनकी पार्टी के या निशिकांत दुबे के अलावा। किसी भी गंभीर व्यक्ति ने उनको डिफेंड किया, किसी अखबार के संपादकीय लिख के उनको डिफेंड नहीं किया, किसी बड़े कॉलम लिखने वाले ने डिफेंड नहीं किया, कोई और सीरियस क्वार्टर से उनको कोई राजनयिक ने, कोई पुराना अध्यक्ष ने उनको डिफेंड नहीं किया। तो उतने ही अकेले हैं वो। और आप सोचिए कि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता, ट्रंप की प्रवक्ता मजाक उड़ा रही है। वो कह रही है कि जी हमने 28% लगाया है टैरिफ, उनके ऊपर 18% और होगा। वीडियो डाउन हो रहा है जी। मैं दोबारा जुड़ता हूँ थोड़ी देर जी। आप थोड़ी देर में दोबारा जुड़िए जल्दी से। सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर मुकेश जी भी हमारे साथ हैं, अमलेंदु जी, आप तमाम साथियों के बीच। सुनील शुक्ला जी, राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी डर गए, मैं किताब लेके आया था, उनको गिफ्ट करना चाहता था और नहीं आए। और जैसा शकील जी भी कह रहे हैं, आप हम सब ने देखा है संसदीय परंपरा में खासकर ऐसी घड़ी बहुत कम आई है कि नेता सदन एक नहीं दो बार समय देता है और वो नहीं आता है। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। नहीं, यह तो होता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा निर्धारित किया गया हो वो बदल जाए, लेकिन उसके कारण ज्ञात होते हैं सबको। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर निर्धारित समय पर बहस का जवाब देने के लिए अगर प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं हुए तो उसके कारणों की जानकारी किसी को न हो। ये पहली बार हो रहा है। लेकिन यह निश्चित रूप से यह है कि यह देश के संसदीय इतिहास में पहला मौका है जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया गया। विपक्ष के नेता के न बोलने देने का मतलब कि लगभग 67% जनता ऐसी है जिसको संसद में बोलने नहीं दिया गया। सरकार के पास 37% लोगों का मत प्राप्त है, बाकी लोग विपक्ष के साथ ही हैं। विपक्ष के नेता को ही आपने बोलने नहीं दिया, तो ये तो पहला मौका। और विपक्ष के नेता को सत्तारूढ़ दल के लोगों को नहीं बोलने नहीं दिया। जो लोकसभा स्पीकर की भूमिका थी उस पर लोगों को ने संदेह पैदा किए, उसकी आलोचना की गई। अगर आप विपक्ष के नेता को नहीं बोलने देंगे तो कौन बोलेगा जी? क्यों नहीं बोलने देंगे? लेकिन यह भी एक अच्छी संतोष देने वाली चीज है, बल्कि गर्व करने की भी चीज है कि पूरे के पूरे विपक्ष ने एकजुटता का परिचय दिया। जब राहुल गांधी को भाषण देने का मौका नहीं मिला तो विपक्ष का कोई भी नेता, आप वो समय याद करें, यही आज जिनको आप दिखा रहे थे जिन्होंने निशिकांत दुबे को बोलने का मौका दिया, उन्हीं वो तेनेटी साहब ही उस समय आसंदी पे बैठे हुए थे। इन्होंने राहुल गांधी के बाद तमाम विपक्ष के नेताओं का नाम पुकारा, लेकिन कोई नेता खड़ा होकर के अपनी बात नहीं कहा। लोग रहे और सदन से बाहर निकलने के बाद भी लोगों ने इस बात पे बल दिया कि विपक्ष के नेता को न बोलने देना संसदीय परंपराओं का अपमान है, संसदीय परंपराओं का खंडन है, संसदीय परंपराओं को कमजोर करने की कोशिश है। तो विपक्ष ने जो एकता का परिचय दिया वह भी एक महत्वपूर्ण एक तथ्य के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए अब सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है वो कितना गंभीर है। क्या उन मुद्दों का जवाब देने की स्थिति में सरकार है? राहुल गांधी ने तथ्यपरक बातें कही हैं। राहुल गांधी ये तो कह नहीं रहे हैं कि किताब प्रकाशित हुई या नहीं हुई, और अगर किताब प्रकाशित नहीं हो रही है तो इसके पीछे स्वयं आप हैं। किताब तो छपी हुई है, लोगों के हाथों में है, राहुल गांधी खुद हाथ में लिए घूम रहे हैं, तमाम लोगों के पास वो किताब है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि वो प्रकाशन की प्रक्रिया को तो आप रोके हुए हैं ना, सरकार रोके हुए है, सरकार के पास विचार नहीं है। और महत्वपूर्ण ये भी नहीं है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो चीजें पब्लिक डोमेन में है। एक मैगजीन का नाम वो ले रहे हैं और उस मैगजीन में वो चीजें छपी हुई हैं आज से कई साल पहले।
तो प्रश्न इस बात का है कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। किताब प्रकाशित हुई कि नहीं हुई, लोगों के पास है या नहीं है, पब्लिक सर्कुलेशन में है या नहीं है, बिक रही है या नहीं रह रही है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया कि चीन के टैंक भारतीय सीमा की तरफ चलते चले आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने कोई निर्णय नहीं लिया। जी, राष्ट्रवाद के नाम पर ढिढोरा पीटने वाले लोगों ने जो चीन को लाख दिखाने की बात करते थे, उनका व्यवहार सामने आया, और वो भी किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति ने ये बात नहीं कही है जो केवल घटनाओं को समेट करके कोई किताब लिख देता। भारतीय थल सेना के प्रमुख ने बात कही, और जो बातें उन्होंने कही उसका खंडन किसी ने नहीं किया। थल सेना प्रमुख ने भी यह कभी नहीं कहा कि हमने ऐसा नहीं लिखा है। उनकी जानकारी में यह है कि कारवान मैगजीन ने उनके बारे में, उस किताब के बारे में किस तरह की समीक्षा लिखी है, लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा। उन्होंने तो ये कहा कि मेरा काम किताब लिखना था, मैंने किताब लिख दिया, मैंने किताब लिख करके पब्लिशर को दे दिया, पब्लिशर ने उस किताब को छाप दिया। अब वह बिकने का जहां तक सवाल है, ये जिम्मेदारी या नो ऑब्जेक्शन लेने का जो दायित्व है वो पब्लिशर के पास है। उन्होंने उस कंटेंट के बारे में आज तक नहीं कहा। अब सवाल इस बात का है कि जो आज सवाल पैदा हो रहा है आज के प्रधानमंत्री के ऊपर, आज सवाल पैदा हो रहा है आज के सरकार के ऊपर कि उसने विषम परिस्थितियों में कोई निर्णय नहीं लिया, और उस समय के थल सेना अध्यक्ष कह रहे हैं कि गर्म आलू मेरे हाथ रख दिया गया, अकेला छोड़ दिया गया। युद्ध सेना नहीं करती है, हम कोई बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं है। युद्ध की स्थिति यह एक राजनीतिक निर्णय है, और यह राजनीतिक निर्णय सरकार लेती है। विदेश जाने के लिए एक सामान्य सी घटना होती है कि टिकट कटाइए, जहाज बैठिए, चले जाइए। इसके लिए आपको पॉलिटिकल क्लियरेंस की आवश्यकता होती है, यह सरकार का नियम है। युद्ध करने की जिम्मेदारी आपने छोड़ दी थल सेनाध्यक्ष पर, और आप जब मुद्दे उठाया जा रहा है तो उसका जवाब नहीं देंगे आप। जहां तक आज की घटनाक्रम है, आप याद कीजिए, कल ही प्रधानमंत्री जी का एनडीए संसदीय दल के बैठक में सम्मान किया गया था। अगर उस भाषण को आप पढ़ लीजिए तो उस भाषण में उन्होंने निशिकांत दुबे की तारीफ की थी। कल ही यह संकेत मिलने लगा था कि निशिकांत दुबे जी कुछ करने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी ने उनकी तारीफ की। और राहुल गांधी तो जिस किताब का नाम ले रहे हैं, उन्होंने उस किताब के अंश पढ़ने की कोशिश की। जो किताब निशिकांत दुबे दिखा रहे हैं वह कोई नई बात भी नहीं है। नेहरू जी के ऊपर कितने हमले प्रधानमंत्री ने किए, आप याद कर लीजिए। कोई पहली बार है क्या? इंदिरा गांधी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के लोगों ने किस किस तरह की बातें कही हैं, या कोई छुपा हुआ इस देश के भीतर? लेकिन क्या लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया? आप बोफोर्स चिल्ला रहे हैं, बोफोर्स को साबित कर पाया कोई न्यायालय में? न्यायालय में तो उसको कभी नहीं माना गया, हमेशा उसको खारिज कर दिया जितने भी आरोप थे। तो ऐसा ये जो एक कोशिश है केवल कि आप एक जो आज प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल पैदा किए जा रहे हैं उसके समकक्ष आप इस तरह के विवाद पैदा कर दें, जो संभव नहीं है। यह एक तरह की असफल कोशिश है। लेकिन निश्चित रूप से संसद के भीतर जो आज की कार्रवाई हुई, जो इस तरह से निशिकांत दुबे ने कहा, यह बहुत ही अशोभनीय है। यह दुनिया के पैमाने पर हमारे यहाँ की कोई अच्छी तस्वीर नहीं बनती, हमारे संसदीय कार्रवाई की कोई अच्छी तस्वीर नहीं बनती है। और जिन लोगों ने जिस आसंदी से कहा गया किताबें आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो किताब तो निशिकांत दुबे केवल दिखा रहे थे, आपने क्यों दिखाने की अनुमति दी? कौन से तथ्य, किन तथ्यों का उन्होंने उल्लेख किया? किताब दिखाने के लिए आप किसी को अनुमति देंगे? और उसके आड़ में कुछ जिन शब्दों, जो शकील जी कह रहे थे कि जिन शब्दों का उल्लेख किया, आप नहीं क्यों कह सकते उसको? आप किसी अपने प्रधानमंत्री के बारे में, जिस प्रधानमंत्री को दुनिया ने सम्मान दिया, निशिकांत दुबे को जवाहरलाल नेहरू से जुड़े हुए जो फिल्में हैं, वीडियो क्लिप्स हैं, उसको देखना चाहिए। आर्काइव में जो चीजें उसको देखना चाहिए कि दुनिया ने जवाहरलाल नेहरू को कितना सम्मान दिया, किस तरीके से लोग सुनने के लिए उनको आतुर रहते थे। तमाम नेताओं ने कितना आदर और सम्मान दिया है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किस गंभीरता के साथ जवाहरलाल नेहरू सुने गए हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी सुनी गई हैं, और इन नेताओं के बारे में लोगों ने आदर दिया। आप अपने किसी नेता का उल्लेख नहीं कर सकते। किसी नेता को आप दुनिया के पैमाने पर इस तरह से दिखा सकते कि क्या हुआ। आप खुद अपने नेताओं के बारे में बात कर लीजिए, लेकिन कभी उनकी चर्चा नहीं की जाती। वाजपेयी जी के बारे में उनके पार्टी के लोगों ने, जिसका उल्लेख किया पाठक जी ने, इनके अलावा भी, बलराज मधोक के अलावा भी कितने लोगों ने कितनी बातें कही हैं, सब पब्लिक डोमेन में है, कोई चर्चा नहीं करता।
एक हर व्यक्ति के जीवन में कुछ सफेद पक्ष होते हैं, कुछ स्याह पक्ष होते हैं, और हमारा समाज सफेद पक्ष जो होता है, जो उजला पक्ष होता है, उसकी चर्चा करता रहा, उसी पे बल देता है, जब तक कोई ऐसी बड़ी घटना ना हो जाए, कोई ऐसा बड़ा कारण ना हो जाए जिसको लेकर के आप उसकी चर्चा करना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि सार्वजनिक जीवन में उसका उल्लेख आवश्यक है कि उस व्यक्ति से आप सतर्क रहिए, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं होता। और आप इस तरह की बात कर रहे हैं, और आप जिस घटना का उल्लेख राहुल गांधी कर रहे हैं उसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते, वो बड़ा सवाल है। और इस चूंकि सरकार के सामने बेचैनी इसलिए है कि सरकार का जितना आडंबर है, राष्ट्रवाद का, राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्र की सुरक्षा का, देश नहीं बंटने देंगे, उनको नहीं लुटने देंगे, जिस तरह के नारे लगते रहे हैं, उस सब के सब नारे राहुल गांधी के इस भाषण के बाद, इन वक्तव्यों के बाद खोखले साबित हो गए। कोई जवाब आपके पास नहीं है। आज जब आप सदन में जवाब देने के लिए आएंगे राष्ट्रपति के भाषण के ऊपर, ये सवाल उठेगा कि पहले विपक्ष के नेता बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। विपक्ष के नेता नहीं बोलेंगे, लोग विपक्ष उस पर बल देगा। तो एक अजीब स्थिति में फंसी हुई है सरकार। और सरकार अगर ये चाहती है कि सरकार के ऊपर, आज के सरकार के ऊपर लगने वाले आरोपों को अगर आप पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों के ऊपर आरोप लगा करके उससे आप निकल जाएंगे, ये संभव नहीं है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर पहले की, यहाँ आज की बात हो रही है और पहले के पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों का जिक्र कर आप सोचेंगे कि आज की तारीख में हम जो फंसे हुए हैं उससे बाहर निकल जाए, तो ये संभव नहीं है। लेकिन यहाँ राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि डर गए हैं नरेंद्र मोदी, और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने यहाँ आकर वो भाषण नहीं दे पाए। जल्दी से प्रशांत जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मुकेश जी आपके पास आता हूँ। प्रशांत जी, मुझे सिर्फ इतना भी कहना था, उस वक्त वीडियो डाउन हो गया था, कि आप अगर इस बिग पिक्चर को देखेंगे, जिस क्राइसिस में नरेंद्र मोदी आज हैं, चाहे वो टैरिफ का मामला हो, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, जो उचित समझो वो करो, जब ये सामने आ गया है। राहुल गांधी उनको कह रहे हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है, एप्स्टीन की फाइल में उनके नाम आ रहे हैं, जो दुनिया का सबसे कुख्यात बदनाम सेक्स ऑफेंडर है, उससे हरदीप पुरी जी जाके मिल रही है। वो बातें हो गई, उससे मेल्स हैं उसके। 2009 से 13 तक हरदीप पुरी यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव थे, भारत के राजदूत थे वहां पे, और 2008 में वो ऑफेंडर हो गया था, दुनिया के अखबारों में नाम आ रहा था। तो अब जिस तरह के जो खुलासे नरवाने, जस्टिस जनरल नरवाने ने किए हैं, वो केवल चीन का मामला नहीं, अग्निवीर को लेकर है, तमाम बातें उसमें। ये सारा क्राइसिस, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता मजाक उड़ा रही है। वो कह रही है कि भारत ने 0 टैरिफ किया अमेरिका के प्रोडक्ट्स को, और हमने 18% किया है। हमारे किसानों के लिए, हमारे अमेरिका के वर्कर्स के लिए खुशखबरी है। ये सब बातें अगर हो रही हैं, और प्रधानमंत्री को डिफेंड करने कौन आ रहा है, प्रधानमंत्री की बचाव करने कौन आ रहा है? निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे से बचाव करेंगे वो इतनी बड़ी क्राइसिस को लेकर। और आप देखिए कि किसी एक गंभीर व्यक्ति या संस्था ने मौजूदा समय में प्रधानमंत्री का बचाव किया। जरा दुनिया के देशों को देखिए आप, बांग्लादेश, ताइवान, कई छोटे छोटे देश, चाइना की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान, सबने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, यानी अमेरिका ने उनके ऊपर टैरिफ लगाए तो उन्होंने अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाए, उतना ही जितना अमेरिका ने लगाया, बांग्लादेश ने भी लगाया है। आप नहीं लगा पा रहे हैं तो किस बात का डर है? क्या अडानी का मुकदमा बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे है? तो जो बात मैं कह रहा था कि जितना अकेले 31 अगस्त को रात के 10 बजे जनरल नरवाने थे कि उनको उनके अपने पे छोड़ दिया गया था कि आप मुकाबला करें, जो भी करना हो करें, जो उचित समझे वो करें। अकेले आज भारत के प्रधानमंत्री, उनका कोई आसपास साथ नहीं दे रहा। आप देखिए 80 कंट्री घूम कर आए वो, और 80 कंट्री में एक भी कंट्री खड़ा नहीं हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे, कोई नहीं खड़ा हुआ, इजराइल और तालिबान के अफगानिस्तान के सिवा। आपने यहां से लोगों को भेजा, उसके बाद भी कोई नहीं आया।
जिन देशों से आप हवाई जहाज खरीदते हैं वो भी नहीं आए, जिसको अपना बेस्ट फ्रेंड बताते हैं वो भी नहीं आया। तो स्थिति मोदी जी आपकी बहुत ही गंभीर स्थिति हो गई है। आप देखिए कि ऐसी स्थिति अगर किसी भी प्रधानमंत्री की भारत में, तो मुझे नहीं याद है कि ऐसी इतनी कमजोर स्थिति तो नैतिक रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी नहीं थी। जितने भ्रष्टाचार के आरोप उस वक्त लगे जो बाद में सब गलत साबित हुए, उनकी भी नहीं थी। देवगौड़ा गुजराल जो भी थी समर्थन और कमजोर प्रधानमंत्री, तो उनकी भी नहीं थी। तो इतनी बड़ी खराब स्थिति में केवल एक चुनाव जीतने की मशीन, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, उसके अलावा आपके पास कुछ बचा नहीं है। मोदी जी के पास कोई इनको डिफेंड नहीं कर रहा है, कोई साथ में खड़े होने को तैयार नहीं है, आरएसएस भी नहीं जी, जहां से आते हैं। तो स्थिति जो है वो बहुत ही खराब हो गई है, और वो कितने दिन चलेगी वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कि मोदी साहब की स्थिति बड़ी कमजोर हो चुकी है नैतिक रूप से, नैतिक बल नहीं बचा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और क्या निशिकांत दुबे जी की बाइट थोड़ी सी सुना दें, क्या कह रहे थे, या रहने दें? शकील जी नहीं, वो दिन भर सुनिए, गोदी मीडिया खूब चला रहा है। वो तो गोदी मीडिया चलाया जा रहा है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं बार बार, क्योंकि हम कि एक्सपंज नहीं किया, ताकि गोदी मीडिया को जितना चलाना है, ये उनका प्राइम टाइम कहलाता है ना उनका, ये स्पेशल टाइम जो होता है जिसमें सबसे ज्यादा लोग देखते हैं, जो होता है, तो चलाए जा रहे हैं, विश्लेषण हो रहे हैं उसमें, और व्हाट्सएप पे लगातार चल रहा है सब कुछ, जितना बदनाम कर सकते हैं नेहरू को और इंदिरा को। बिल्कुल वो तो जब था, राहुल ने एक शब्द भी बोला तो वो संसद टीवी ने नहीं दिखाया, संसद टीवी काट देता था उसको। और अभी जो निशिकांत दुबे ने बोला, हमें बताया गया, बाहर जब हम निकले हमने लोगों से पूछा, कहते टीवी पे पूरा आ रहा था, वो निशिकांत दुबे का पूरा भाषण दिखाया जा रहा था। बाहर निकल के उन्होंने बाइट भी दी है, बाइट नहीं बल्कि सो कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस निशिकांत दुबे ने। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे हैं कि मेरा स्पीकर साहब से आग्रह है, और यही बात आज मैंने सदन में भी कही थी, उसको यहाँ और पुष्ट करने की कोशिश कि मैंने जितनी किताबें दिखाई हैं सारी किताबें बुक स्टॉल्स पे मौजूद हैं, लेकिन राहुल गांधी जो किताब दिखा रहे हैं वो बुक स्टॉल्स पे नहीं हैं। करीब 150 किताबें ऐसी हैं जिन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। अब कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं 150 किताबें, तो मधोक साहब की किताब भी भिजवा दीजिए, डॉक्टर राकेश पाठक जी, उनकी किताब भी भिजवा दीजिए, उस पर भी चर्चा हो जाए, जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे। 150 किताबें इनके पास है, तो कम से कम 2000 किताबें ऐसी भी मिल जाएंगी 1925 से लेके अभी तक की, या उससे पहले की। बहुत है जी, बहुत है। तो ये यहाँ पर किताबों का जिक्र, लेकिन 349 कहता है कि किताबों का जिक्र आप कर ही नहीं सकते। चलिए, और रूलिंग दे रखी है यहाँ ओम बिरला साहब 2026 में, 2020 में क्या था, 2026 में क्या है, वो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी है ओम बिरला की जुबानी। लेकिन आना चाहता हूँ मुकेश जी आपके पास। मुकेश जी, जरा आपसे समझूं, ये आखिर इसका पटाक्षेप कब होगा? क्या लगता है कि ये जो चल रहा है इसका अंत है, या ये अंतहीन है जब आप उसी पे उतर आए? अब एक कहानी और इसमें है, ये बिट्टू साहब जो हैं वो राज्य मंत्री भी हैं। बिट्टू साहब निकले, जो कभी राहुल गांधी के साथ होते थे, उनको राहुल गांधी ने भिजवाया यहाँ तक, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अब बीजेपी के बड़े नेता बन गए हैं, तो मंत्री भी हैं। बिट्टू साहब ने कहा कि कारगिल के विजेता यहाँ बैठे हुए हैं, उस कमेंट कुछ किया उस ढंग से। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा, देखो मेरा ट्रेटर दोस्त आ रहा है, यानी गद्दार दोस्त मेरा आ रहा है। उसके बाद फिर अब ये लोग पूरे देश भर में प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ, क्योंकि यहाँ सिख भावना का राहुल गांधी ने अपमान कर दिया है, ये कहा जा रहा है। पहले उस बाइट बहुत देर से आप लोग देख रहे थे, विजुअल तो स्क्रीन पे था, उसको फुल स्क्रीन देख लेते हैं, क्योंकि ये आज बताना ज़रूरी है, कल इस पर बवाल मचाने की कोशिश करेगी बीजेपी, इसलिए क्योंकि और आज शाम को दिल्ली में हो चुका है एक प्रदर्शन, कुछ 25-50 लोगों का प्रदर्शन ऑलरेडी कर चुकी है बीजेपी, और कल पूरे दिन भर करने की प्लानिंग है, पूरे देश में करने की प्लानिंग है। चलिए, और ये सब क्यों?
मुकेश जी, आप हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए क्योंकि उस किताब से ध्यान भटकाना है। एक किताब से ध्यान भटकाने के लिए 150 किताब को सामने लेके आना है, और अब एक और मुद्दा है। लेकिन पहले हुआ क्या था, जरा देखिए। देश का देश क्या है ना, जंग जीत के आए। यहाँ कारगिल का जंग जीत कर आए हैं ये कहे, उसके बाद राहुल गांधी आगे का पूरा दिखाइए जरा, मैं अपनी टीम को कहूँगा आगे का पूरा, चलिए उसको दिखाते हैं थोड़ी देर में। फिर राहुल गांधी कहते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं ये बैठे हैं कारगिल का जंग जीत कर आए हैं। आप कमेंट करोगे 8 लोगों को वहाँ से हटाया है, राहुल गांधी वहाँ पे पहुँचे हैं उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, और कमेंट कर रहे हैं ये देखो ये कारगिल का, ऐसे लग रहा है जैसे कारगिल का जंग जीत के आए हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा ये देखो मेरा गद्दार दोस्त आ रहा है। राहुल गांधी ने हाथ अपना बढ़ाया हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर वो हाथ नहीं मिलाए। बिट्टू साहब बड़े आदमी हो गए हैं, मंत्री हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप लोगों ने देखा ही। चलिए एक बार देख लेते, पूरा देखते। कारगिल की जंग जीत के आए, देश का देश क्या है ना, जंग जीत के आए। Here is a brother, my traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. देश के दुश्मन। My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. देश के देख लिया आपने, ट्रेटर दोस्त बोला, उसके बाद में वो भी अपनी बात रखने लगे। यहाँ पे फिर अब बवाल मचाने की कोशिश है। ये सब कुछ चल रहा है संसद में, संसद के अंदर जो चल रहा है, संसद के बाहर जो चल रहा है, ये सब देखिए। मुकेश जी, आपकी टिप्पणी, अंत है इसका? नहीं, इसका अंत नहीं है, और ये अंतहीन है निश्चित रूप से। उसकी वजह यह है कि इनको सिर्फ यही एक गीत आता है, यही एक गाना आता है, उसी को ये दिन रात गाएंगे। राहुल गांधी खरी खरी कह रहे हैं, क्योंकि रवनीत का जो अतीत है, उनका जो अतीत है, वहां से जहां वो आज पहुंचे हैं, उसे भारत में गद्दार जाता है, उसे भारत में जयचंद और विभीषण कहा जाता है। तो इसलिए, और दूसरी तरफ से क्या जवाब दिया जा रहा है रवनीत की तरफ से कि ये देश के दुश्मन है। देश का दुश्मन क्या गद्दार है कि नहीं है? यानी जिस तरह की ये गाली गलौज की भाषा है, इसको देख करके ये साफ दिख रहा है कि संसद कहां चली गई है, लोकतंत्र कहां चला गया। हमने सारे के सारे संविधान के जितने भी स्तंभ हैं सबको धंसते हुए, सबको लिजलिजा बनते हुए देखा है। मुझे याद आता है राजीव, आज की परिचर्चा सुन के मैं कई साथियों की बातें सुन रहा था, मेरे जहन में चल रहा था, मैं अपनी उंगली पे गिनने की कोशिश कर रहा था कि मैंने खुद संसद की कार्रवाई को कवर करते हुए बलराम जाखड़ से लेकर के शिवराज पाटिल, मीरा कुमार, ये कांग्रेस के लोग थे, मैंने मनोहर जोशी, अपने सोमनाथ चटर्जी, जीएमसी बालियोगी, और उसके बाद जो है वो इंदौर वाली जो इनसे बिरला जी से पहले थी, सुमित्रा महाजन, इतने सब लोगों का, और ये यहां तक कि बिरला जी का, ये इतने स्पीकर्स का कंडक्ट मैंने हाउस में वहीं पत्रकारों की गैलरी से न जाने कितनी दफा देखा है। और मुझे लगता है कि उस आसन पर बैठने के बाद व्यक्ति के अंदर जिस लोक लाज को होना चाहिए, वो ओम बिरला जी में न जाने कब से नदारत है, और शायद यही उनकी सबसे अच्छी क्वालिफिकेशन है कि वो उस पद पर विराजमान है। वो एक रूलिंग देते हैं कि साहब आप किताब को ऐसे ऐसे कोट नहीं कर सकते, पब्लिश इस बात को लेकर के विवाद है, पब्लिश्ड वो किताब है, उस किताब का आज तक विमोचन नहीं किया गया है। फर्क सिर्फ इतना है, और विमोचन क्यों नहीं किया गया उसके बारे में सुनील जी ने बताया, उस बात को दोहरा नहीं रहा हूं। वो किताब है, किताब अपनी फिजिकल फॉर्म में है, सैकड़ों लोगों के पास उसकी कॉपियां हैं। तो
तो इसलिए वो कोई प्रतिबंध, और मजे की बात ये देखिए कि वो प्रतिबंधित किताब नहीं है। आज तक केंद्र सरकार ने सिर्फ और सिर्फ एक, चूंकि वो पूर्व सेना अध्यक्ष ने लिखी है, लिहाजा उनको एक अनुमति का प्रोटोकॉल एक निभाना है। केंद्र सरकार उस प्रोटोकॉल में दबाए बैठ गई, हम तो अनुमति नहीं दे रहे। अनुमति नहीं देने का ये मतलब, और इसलिए छपने के बाद उसकी कॉपी भेजी गई थी पब्लिशर की ओर से कि लीजिए साहब अब ये लिखिए इन्होंने किताब, आप बताइए आपको क्या कहना है इसमें। कुछ नहीं कहा, कोई जवाब नहीं, कोई प्रतिकार नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि साहब यहाँ ये बातें गलत लिखी है, फैक्ट ये नहीं ये है, या ये कहने का आपके पास। लेकिन वो सरकार ने ताकत नहीं जुटाई। एक तरफ तो ये पक्ष है हमारा। और स्पीकर ने क्या रूलिंग दी? स्पीकर ने, अरे भाई आप किसी को उसकी बात कहने दो, लोकसभा बनी काहे के लिए? किसी को उसकी बात कहने, आप पूरी ताकत से उसकी बात का प्रतिकार करो। आपके पास बहुत सारे वक्त हैं। वीडियो कहना ही नहीं दिया आपने। रुक रहा है आपका वीडियो, रुक रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि उनको आपने कहने ही नहीं दिया राहुल गांधी को उनकी बात। कहने देते, उसके बाद उन बातों में जो कमी है, जो त्रुटियां है, और जैसे आज निशिकांत दुबे और जो है किताबें लेके आए हैं, एक संसद, तो आज की बातों से चर्चा तो ये लग रहा है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए और उसमें सिर्फ किताबों पे चर्चा होनी चाहिए, और उसके लिए बाकायदा जो है वो इस तरह एक प्रोविजन कर दिया जाएगा। अभी कहते हैं ना, आप खाली अभिभाषण पे बोलिए, आप खाली इस पे बोलिए, आप खाली उस पे बोलिए। अरे भाई आप डिक्टेट करोगे? कोई आदमी अगर वहां अनपार्लियामेंट्री बात कह रहा है, आप उसको कह सकते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग जब भी बोले, मत बोलो, उस पे मत बोलो, उस पे मत बोलो, इस पे मत बोलो, ये क्या है भाई? और जो आपने कहा मोदी जी डर गए यहां से, जहां से आपने इस परिचर्चा को शुरू किया था, ये क्या है? क्यों नहीं डर गए? डरे हुए आदमी के यही तो लक्षण होते हैं। कोई बात आप बता दीजिए जिससे लगे कि नहीं साहब मोदी जी डरने वाले व्यक्ति नहीं है, एक निर्भीक व्यक्ति है, एक स्टेट्समैन है। एक घटना आप बता दीजिए। जितनी बातें इन्होंने कही, चाहे राजनीतिक हो देश में, तो चाहे अर्थनीति से संबंधित हो, हर बात का इन्होंने सिवाय जुमलेबाजी करने के और क्या किया है? जब आए थे 2014 में, अच्छे दिन लेकर के आने वाले थे, आज तक अच्छे दिन आ ही रहे हैं, आ ही चुके हैं। कैसे अच्छे दिन, किसके अच्छे दिन? नोटबंदी की बातें हम लोगों को याद ही है, चौराहे पे खड़े मिले। जो इनके करतूते, एक नहीं 50 एक घंटा निकल जाएगा, इसमें तमाम वक्ताओं के सबकी जुबान पे चीजें मौजूद है। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी जी की ये फितरत है, और नरेंद्र मोदी जी की उनसे भी ज्यादा है, और इन सबसे भी बढ़ के आरएसएस की ये फितरत। मैं आपको बता दूं कि आरएसएस का खुद का डीएनए ही सब लोग, आज से नहीं 1925 से ये जो जासूसी आपकी आवाज काफी कट रही है, क्योंकि वीडियो डाउन है। जैसे प्रशांत जी का वीडियो डाउन था, वैसे ही आपकी आवाज भी कट रही है। माफी चाहूंगा, थोड़ा दोबारा जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप कह रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ शब्द कट जा रहे हैं तो समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं रोक रहा हूं आपको। लेकिन अमलेंदु जी, क्या ये अंतहीन है जो चल रहा है? अभी खबर ये आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मीटिंग चल रही है पार्टी सांसदों की, कांग्रेस पार्टी के सांसदों की, आगे की स्ट्रेटेजी पर चर्चा करने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये अंतहीन है? राजीव जी, ये अंतहीन तो क्या लगता है, लेकिन एक बात तो साफ लगता है कि मोदी जी जड़े हुए हैं। इसमें कोई दो राय समझ में नहीं आती है। वरना मोदी जी को आज उपस्थित रहना चाहिए था, और एक अकेला सब पे भारी 56 इंच की छाती जो थी वो दिखानी चाहिए थी आज सदन में आकर, कि एपेस्किन मेरा क्या बिगाड़ लेगा और अडानी की जो फाइल है वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगी। आकर के नरेंद्र मोदी को ये कहना चाहिए था, और कहना चाहिए था नरवणे जो है मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, ये उनको कहना चाहिए था। लेकिन राजीव जी, इससे ज़्यादा गंभीर बात यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन में खड़े होकर कह रहे थे कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये किताब प्रकाशित नहीं हुई है। तो क्या सदन में मिथ्या वाचन करने के लिए राजनाथ सिंह जी पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाया जा सकता है? हो सकता है कांग्रेस जो आज बैठक कर रही है उसमें ये भी चर्चा हो कि राजनाथ सिंह और अमित शाह, चूंकि दोनों ने कहा कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है और सदन में कहा, उसकी जिम्मेदारी ली कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है, तो क्या इनके ऊपर विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाया जा सकता है? मुझे लगता है कि अगर चर्चा हो रही है तो अच्छी बात है, चर्चा नहीं भी हो रही है तो इस पर चर्चा करनी चाहिए। चूंकि वो किताब राहुल गांधी के पास है, किताब अमेजन पर उपलब्ध है, वहीं से खरीदी गई है, उसका बिल होगा राहुल गांधी के पास, राहुल गांधी उसको पेश करेंगे, तो ये साफ तौर पर देखना चाहिए। लेकिन आज जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई बिरला साहब की, राजीव जी, सत्ता पक्ष के द्वारा, तो अगर कोई बहुत स्वाभिमानी होता लोकसभा का अध्यक्ष तो वो मोदी से कहता, मोदी जी धर्मशाला अपनी संभालो, हम तो घर चलते हैं, इतना अपमान हम नहीं सह सकते।
लेकिन बिरला जी चूंकि अब लोकसभा के स्पीकर हैं, राजीव जी मैंने भी कई लोकसभा के स्पीकर देखे हैं, रवि राय और बलराम जाखड़ जो है उनका तो मैंने इंटरव्यू लिए हैं दोनों के उस समय, तो देखा है कि किस मयार के लोग जो थे हुआ करते थे लोकसभा अध्यक्ष। और छोड़िए पीए संगमा, सबकी छोड़ दीजिए आप, वो तो कांग्रेस से नाराज होकर गए थे और वो जो थे बने, उनका भी हम लोगों ने समय देखा है। बाल योगी जो थे एनडीए के ही सहयोगी थे, उनका भी हम लोगों ने समय देखा है। तो अब तक सभी ठीक ठाक लोग रहे, तो ये इतना स्तर से नीचे गिरने की आवश्यकता थी नहीं। उधर राजीव जी धमकाने और चमकाने का खेल चल रहा है। महुआ मोइत्रा जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है कल, और ट्वीट में उन्होंने कहा है कि हरदीप पुरी जो हैं उन्होंने उनको फोन करके धमकाया कि अपना ट्वीट डिलीट कर दो, वरना मैं तुम्हारी जो मदद करता हूं संसद में वो नहीं कर पाऊंगा। तो उस पर कह रही है महुआ मोइत्रा कि सर मैं अपना चांस खुद लूंगी, मुझे आपके गुंडों की फौज नहीं चाहिए। वो ट्वीट भी हम लोगों के पास है, देख सकते हैं, अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट किया है। तो ये राजीव जी इस तरीके के खेल चल रहे हैं। अगर उन फाइल्स में कुछ नहीं है, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि क्या कारण है, और ये तो एक साइट का है, किताब जो है वो साइट का रेल है, और जब इस किताब पर चर्चा शुरू होगी तो बहुत सी चीजें सामने आएंगी। तो ये एक तरीके से राजीव जी मुझे लगता है ये मोदी जी काफी डरे हुए हैं, और आज जो नहीं आए, और राहुल गांधी ने फिर कहा कि मैंने कहा था नहीं आएंगे, तो नरेंद्र मोदी नहीं आए। लेकिन सवाल ये है राजीव जी कि नरेंद्र मोदी आखिर कब तक नहीं आएंगे, ये भी है। जब आएंगे किताब तो तभी दी जाएगी, जब भी आएंगे, आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, जब भी आएंगे किताब तो मिलेगी ना, क्योंकि किताब प्रकाशित है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को और विपक्ष को राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाना चाहिए कि इन्होंने सदन को गुमराह किया है, इस पे भी एक आना चाहिए राजीव जी, मुझको ऐसा लगता है। जी जी, लेकिन किताबों की कहानी, मुकेश जी अपनी बात पूरी कीजिए, आगे बढ़ते हैं और समय अपने पास बहुत कम है, छोटा छोटा कमेंट लेंगे फिर जल्दी से खत्म करेंगे। जी मुकेश जी। डरने की बात जो है वो हमारे सामने उसके पूरे उदाहरण मौजूद है, एक एक घटना मौजूद है। आप याद है इसी चाइना पे जिस पे जनरल नरवणे की एक किताब है, इस घटना के बारे में मोदी जी ने सबसे पहले क्या कहा था, ना कोई अंदर आया है ना आके चला गया है। ये क्या है, ये किस तरह की बात? आखिरकार सच्चाई क्या उनको नहीं दिख रही थी? दिख रही थी, लेकिन उन्हें लगता है कि उनकी गलत बयानी से ही देश का कल्याण हो रहा है, और ये उनकी धारणा बहुत ही प्रबल है। और इसके पीछे वजह सिर्फ इतनी है कि इस तरह की तमाम गलत बयानियां उनकी वो आज की तारीख में सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, और उसको देखकर उनको लगता है कि देश की जनता को यही चाहिए, देश के लोगों को यही चाहिए, दुनिया में यही उन्हें बड़ा नेता बना रही है। सच्चाई ऐसी बिल्कुल नहीं है, हो ही नहीं सकती। लेकिन दिक्कत क्या है कि उनके पास वो क्षमता, वो काबिलियत भी नहीं है। मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री हमारे भी है, लेकिन एक पॉलिटिशियन के रूप में, एक स्टेट्समैन के रूप में नरेंद्र मोदी के पास इस तरह की क्षमता ही नहीं है कि वो गहरी और गंभीर बातें कह सके। वो कौशल ही नहीं है उनके पास। आज तक तो नहीं दिखा मैं 12 साल में, न 12 साल में इधर दिखा, और उससे पहले जो गुजरात में रह के आया ना वहां कभी दिखा। तो उनकी जो अदा है, उनका जो स्टाइल है, वो लठैतगिरी का स्टाइल है, और लठैतगिरी के माध्यम से वो लोकसभा को भी चला रहे और भी चलवा रहे हैं। उनको वहां शासन पर सिर्फ लठैत चाहिए, वरना ये बातें हो चुकी। वक्ताओं ने कहा निशिकांत दुबे को इतनी परमिशन कैसे मिल गई जो परमिशन नहीं दी गई, और ये बर्रे के छत्ते में हाथ डालने वाला काम किया है स्पीकर के आसन पर बैठे हुए लोगों ने, और स्पीकर की छत्र छाया में वो खुद नहीं आए, लेकिन क्या उनका इशारा, उनकी सहमति नहीं थी? बिल्कुल थी। संसद ऐसे ही चलती है। तो अब स्थिति यह है कि आपने जिन 8 लोगों को जो है निलंबित कर दिया, 6 के 8 लोगों को, कोई बात नहीं, चलो अब क्या होगा? अब आप विपक्ष को और क्या क्या करेंगे? सबको निलंबित कर दीजिए, पहले भी करके देख चुके हैं। जब आप सर पे कफन बांध लेगा आदमी, जब आप उसकी मर्यादा का ख्याल ही नहीं करेंगे, तो वो काहे के लिए आपकी मर्यादा का ख्याल करेगा? जी, वो तो वैसे ही विपक्ष में बैठा है भाई। विपक्ष में बैठे हुए आदमी से आप ऐसा उसके सामने मिसाल पेश करें, ऐसा उसके सामने एनवायरनमेंट बनाए कि वो आपके सामने और एक शालीन व्यवहार कर सके। यहां खैर गैर शालीन कुछ भी नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है लोकतांत्रिक हो रहा है, और बीजेपी तो इससे कहीं ज्यादा खुद करके यहां तक पहुंची है। हर पार्टियां जो विपक्ष में रहती है इसी तरीके से काम करती है। सरकार के लिए कहावत है कि भैया विपक्ष को सुनना पड़ेगा, आपको सरकार को अपना रास्ता निकलना आना चाहिए। अपोजिशन इट्स से गॉड हैव इट्स वे, ये कहावत है। विपक्ष उनकी
बात है और सरकार को उनकी बातों को सुनते हुए अपने कामकाज का, अपनी नीतियों को आगे चलाने का रास्ता निकालना चाहिए। ये संसदीय मर्यादा का थंब रूल है, लेकिन इस थंब रूल की अवहेलना हम न जाने कब से देख रहे हैं। जो आपका सवाल था अंतहीन वाला, ये अंत है कि नहीं है, कहां से अंत है, क्या कौन सा ऐसा इंडिकेशन और सिग्नल है जिसको हम लोग ये माने कि हाँ साहब अब बीमारी में सुधार होना शुरू हुआ है, शायद आने वाले दिनों में मरीज की हालत बेहतर होगी। कहीं नहीं दिख रहा मुझे तो। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। शकील जी, एक किताब का जिक्र और उसमें भी निशिकांत दुबे का ये एक्सपंज वाली लिस्ट आपके पास भी आ गई होगी। ये एक्सपंज कर दिया है कुछ कुछ शब्दों को, कुछ कुछ मैं देख रहा हूँ धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का नाम एक्सपंज किया है, नयनतारा सहगल का नाम, कई गर्लफ्रेंड नाम एक्सपंज किया है। स्क्रीन पे ले आइए ज़रा देख लेते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया गया है। और ये चूँकि लोकसभा ने ये देखिए, इसमें ज़रा और एक्सपोज कीजिए, ज़रा जूम इन कीजिए, इससे समझ में आ जाएगा हमारे तमाम साथियों को। ये निशिकांत दुबे के भाषण का अंश, गद्दारी, अय्याशी, मक्कारी, इन शब्दों को यहाँ हटाया गया है। और नीचे आइए, यहाँ माननीय सभापति श्री कृष्ण प्रसाद टेनेटी साहब हैं जो बैठे हुए थे और निशिकांत दुबे अपनी बात कर रहे थे, रख रहे थे। इसमें अय्याशी मक्कारी शब्द को हटाया गया। दूसरे पेज में आते हैं, दूसरे पेज में जिन शब्दों को हटाया गया है उसका नाम मैं उसका जिक्र ऑलरेडी कर चुका। चलिए थोड़ी देर बाद ही सही, इसको भी थोड़ा, ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, फिर नयनतारा सहगल के से लेकर कई गर्लफ्रेंड तक, उनके संबंध, इन सबको हटाया गया है। चलिए हटाते हैं हम भी। और शकील जी, छोटा छोटा कमेंट, 8:24 6 मिनट है अपने पास, प्लीज जी। जी पहली बात, हम कुछ पॉइंटों में ही बात करते हैं जी। पहली बात, 2 बजे निशिकांत दुबे ने बोलना शुरू किया था और 8 बजे के बाद ये एक्सपंज किया गया है। पूरे 6 घंटे दिए गए। गोदी मीडिया को जितना चलाना है चलाओ, व्हाट्सएप वालों को जितना चलाना है चलाओ। इसी तरह उनको हाउस के अंदर भी पूरा टाइम दिया गया कि जो बोलना है बोलो। तो ये जो है जानबूझ के किया हुआ काम है। नंबर 2, जो बिट्टू का आपने वीडियो दिखाया अभी, रवनीत बिट्टू का, रवनीत बिट्टू को कहा गया कोई भी शब्द पूरे सिख समाज पे लागू कैसे हो सकता है। नेहरू जी को गालियां दी निशिकांत दुबे ने, क्या पूरे ब्राह्मण समुदाय पे लागू होंगी, पंडित समुदाय पे लागू होंगी। इंदिरा जी को गालियां दी, क्या वो सारी महिलाओं पे लागू होंगी। नंबर 2, जो आज खड़गे जी ने बोला है उसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो भी हम पॉइंटों में बताएंगे आपको। उन्होंने सरकार से कहा, खासतौर से नड्डा जी से, क्या आप वकालत अच्छी कर रहे हैं गवर्नमेंट की, मगर आपका केस बहुत खराब है, इस खराब केस में आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने कहा आप संविधान को खत्म करने की योजना बना रहे हैं, बड़ा साफ साफ कहा उन्होंने उत्तराखंड में मोहम्मद दीपक का नाम लेके कहा कि जो आदमी बीच बचाव करने आया था, सद्भावना के लिए खड़ा हुआ था, उस पर आपने मुकदमा दर्ज किया है। आप चर्चों पे हमला कर रहे हैं, क्रिसमस पर हमले आपने किए, दिल्ली में, केरल में चर्चों पे हमले किए, ईसाइयों पे मुस्लिम में किए, उनके खिलाफ जहर उगलते हैं। देश को मत तोड़ो, देश के आप टुकड़े करना चाहते हो। तो हमने ये नट शेल में जितना हो सकता था खड़गे जी का भाषण आपको बता दिया। और लास्ट जो उनके शब्द थे कि तुमको एक हार की जरूरत है। जी राजीव जी, जी तुमको एक हार की जरूरत है। लेकिन किताबों की बात, यहाँ किताबों की बात कहां तक जाएगी डॉक्टर राकेश पाठक जी? बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। हमें नहीं मालूम कि कल सदन में कौन कौन सी और किताबें उछाली जाएंगी। 3 पॉइंट बहुत संक्षेप में जो आज की चर्चा का विषय है। नंबर 1, निशिकांत दुबे ने बोफोर्स का जिक्र भी किया है। राजीव जी, 4 फरवरी 2004 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय बोफोर्स के मामले से राजीव गांधी, एस.के. भटनागर, जो लोग भी उसमें आरोपी थे, वे सब दोष साबित हो चुके हैं। जी, निर्दोष। जी। स्वीडिश पुलिस के मुखिया ने 2012 में बाकायदा ये बयान दिया था कि राजीव गांधी पर लगाए गए आरोप फर्जी थे। पॉइंट नंबर 2, प्रशांत जी ने जिक्र किया हरदीप पुरी का, वे भी सिखों के सम्मान के लिए कूद पड़े हैं। हरदीप सिंह पुरी
जेफरी एप्स्टीन से मिलने वाले भारतीयों में सबसे ज्यादा बार मिलने वाले व्यक्ति हैं। न्यूयॉर्क में उसका जो विला था एप्स्टीन का, वहां जाकर मुलाकात करते थे। 2-2, 3-3 पेज के उनके ईमेल हैं एप्स्टीन को, कसीदे काटते थे। वो एक्सोटिक आइलैंड वगैरह बहुत छोटी बातें, उस पर नहीं जाना चाहता। पर उससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि हरदीप सिंह पुरी उस वक्त न्यूयॉर्क में IPI नाम की एक संस्था के एडवाइजर थे, इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट। यह भी उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि इस IPI का जो कर्ता धर्ता था, इसका जो मुखिया है, उसका नाम है टेरले रोड लार्सन। यह भी बड़ी बात नहीं है। असल बड़ी बात यह है कि यह लार्सन नाम का व्यक्ति, जिसकी संस्था में हरदीप सिंह पुरी एडवाइजर थे, ये लार्सन नाम का व्यक्ति एक ईमेल में जेफरी एप्स्टीन को लिखता है कि तुमने वो कहावत सुनी है कि अगर सांप और इंडियन एक साथ दिख जाएं तो पहले इंडियन को मारना है। ये उस लार्सन के मातहत काम कर रहे थे हरदीप पुरी, जो सांप और इंडियन में से इंडियन को मारने की बात बाकायदा एक ईमेल में लिख रहा है। और ये बात हमारी आपकी नहीं है। हरदीप सिंह पुरी ने जब महुआ मोहित्रा को धमकी दी ट्वीट करने पर, उसमें उन्होंने खुद बताया कि मैं उस वक्त भारतीय विदेश सेवा से रिटायर हो गया था और मैं IPI में एडवाइजर था। उसका कर्ता धर्ता कौन था हम बता चुके। अंतिम बिंदु, सिखों के सम्मान की बात हो रही है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में इसी सदन में नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि बाथरूम में रेन कोट पहनकर नहाने की कला तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ही जानते हैं, क्या वो सिखों का अपमान नहीं था? इससे ज्यादा गलीज कोई बयान 10 साल प्रधानमंत्री रहे व्यक्ति पर कभी किसी ने नहीं दिया होगा। तो कुल मिलाकर यह सत्र भी मोदी और बीजेपी पर भारी पड़ने वाला है। उनकी सारी कोशिशें हर दिन बूमरैंग हो रही हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी। हाँ, बहुत संक्षेप में राजीव जी, वो ये कि राहुल गांधी ने एक एक परत दर परत सिस्टमैटिकली हर सदन में और सदन के बाहर भी नरेंद्र मोदी की वो इमेज खत्म कर दी जो कि उनकी बनाई गई थी। और मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा कि RSS के ऊपर यह आरोप हमेशा लगता रहा कि उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। महात्मा गांधी की हत्या का पे भी उनका नाम जुड़ा, उनको लोगों के समर्थकों का। लेकिन बड़ी मेहनत से RSS ने दशकों में अपने आप को राष्ट्रवादी साबित करने के लिए काम किया। तो हिंदू मुसलमान के अलावा उन्होंने दूसरा जो एक वर्टिकल खड़ा किया अपने लिए, अपनी स्वीकार्यता बनाने के लिए भारतीय राजनीति में, वो राष्ट्रवाद था। और उसका एक अहम जो पुर्जा है वो है नेशनल सिक्योरिटी। नरेंद्र मोदी ने RSS की दशकों की मेहनत खत्म कर दी, पानी में मिला दी। और ये सत्ता में रहेंगे और या कल नहीं भी रहेंगे, राजीव जी, आगे आने वाले कई वर्षों तक इनके किस्से इस तरीके के रहेंगे। तमाम बातें आएंगी, तब ओम बिरला नहीं होंगे, तब और लोग नहीं होंगे। और आज जो जर्मनी की स्थिति है, जर्मनी में क्या है, एक जो जर्मन नागरिक है वो हिटलर के समय को अपना बोझ मानता है, वो एक अपराध बोध में जीता है। ये स्थिति होगी RSS की। तो राहुल गांधी ने, अभी हमको लग रहा है कि ठीक है, कोई बिट्टू आ गए, कोई ओम बिरला आ गए, कोई निशिकांत दुबे आ गए, लेकिन राहुल गांधी ने बहुत सिस्टमेटिकली RSS और नरेंद्र मोदी की उस गुब्बारे की एकदम हवा निकाल दी है। अब केवल एक चुनाव जीतने की मशीन उनके साथ है और एक गोदी मीडिया है। तो चुनाव जीतने की मशीन को ममता बनर्जी बहुत इफेक्टिवली हैंडल कर रही हैं। और आप देख लीजिएगा कि वेस्ट बंगाल चुनाव अगर इनका नहीं निकलता है बिहार की तरह, जैसे ज्ञानेश कुमार ने बिहार मैनेज किया इनके लिए,
मुझे नहीं लगता कि ज्ञानेश कुमार बंगाल मैनेज कर पाएंगे। जिस तरीके का ममता बनर्जी का तेवर जो आज उन्होंने किया है, उसका बड़ा गहरा संदेश पूरे बंगाल में चला गया कि सुप्रीम कोर्ट में वो खड़ी हुई हैं। तो बीजेपी को पिछली बार से भी कम ही सीटें आएंगी वहां पे, जो स्थिति बन जाएगी। तो कुल मिला के ये कि नरेंद्र मोदी की स्थिति जो है वो बहुत कमजोर है, और वो उतने ही कमजोर खिलाड़ी को वो अपना बचाव के लिए लेकर आए। निशिकांत दुबे को लेकर आए, हरदीप पुरी को लेकर आए, जो कि एप्स्टीन फाइल्स में जिनका नाम है। अरे आप ठीक ठाक लोगों को लेके आइए ना जी। ठीक ठाक लोग बचे भी नहीं इनके पास। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, क्या लगता है आपको, क्या यहाँ नरेंद्र मोदी अपना बचाव कर पाएंगे? अगर निशिकांत दुबे जी 150 किताबों की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं 500 किताब लेकर के आइए, और उसमें एक उल्लेख है बता दीजिए कि देश की सीमाओं के ऊपर खतरा था और फला प्रधानमंत्री और अनुपलब्ध था। किसी भी उल्लेख हो इस बात का, आप ऐसे किसी घटना का उल्लेख कर दीजिए कि देश की अस्मिता खतरे में थी और थल सेना का अध्यक्ष 2.5 घंटे से अधिक समय से किसी प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। कोई मौका दिखा दीजिए। आप राष्ट्रवाद की बात करेंगे, राष्ट्र की अस्मिता के साथ जीने मरने की बात करते रहेंगे,